साथियों नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। आज ही सुबह हमने फेसबुक में देखा कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड का कोलोन बना करके और शेयर किया गया था। बाद में हमने उसके साथ बात किया और फिर वो उसको ब्लॉक कराने के प्रोसेस में लगे, लेकिन बहुत सारा जानकारी नहीं होने से उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हम लोग ये आए दिन अभी घट रहा है, रोज किसी न किसी का कोलोन बन रहा है या फिर बैंक फ्रॉड का काम हो रहा है, पैसे लेने देने का मामला हो रहा है, गाली गलौज भी कर रहे हैं। इस तरीके का बहुत सारा परेशानी सोशल मीडिया में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, सिर्फ जानते हैं कि सोशल मीडिया कैसे चलाना है, लेकिन इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए हम किस तरीके का प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत जानकारी सोशल मीडिया चलाने वालों के अधिकांश लोगों के पास नहीं होता है। इस फेरे में मैं खुद भी एक बार फंसा था कि मेरा भी फेसबुक का क्लोन बना करके और इस तरीके के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे गया, फिर पैसे की मांग की गई। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें या हम एक्सपर्ट के साथ बात करें कि कैसे हम इस सावधानी को बरतें और ताकि हम सोशल मीडिया तो चलाएं ही, लेकिन सुरक्षित तरीके से कैसे सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई मोनाली गुहा जी से और मैं उनसे निवेदन किया कि आप हमारे पेज पर आए और आप इस पे बातचीत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए साथी इस बारे में जान सकें। तो मोनाली जी, आपका हमारे लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। और मोनाली जी के बारे में बता दूं कि मोनाली जी टेक्नोलॉजी ग्रुप रायपुर में साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। मोनाली गुहा आज हमारे साथ हैं। इन्होंने रायपुर के रुंगटा कॉलेज से इंजीनियरिंग और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इस समय काम कर रही है। मोनाली जी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी एवं छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में साइबर सुरक्षा एवं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनर भी है। ईसी काउंसलिंग में फॉर्मर प्रॉक्टर एंड मॉडल 2 में इंटरनेशनल एग्जामिनर भी हैं। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन चला रही है जिसकी ये चेयरमैन भी है एवं फाउंडर होने के साथ साथ प्रोजेक्ट सीआरटी इंडिया भारत के साथ सबसे बड़े फ्री एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी फाउंडर है। मोनाली जी ने 1500 से ज्यादा धोखाधड़ी के केसों में, साइबर अपराधों से जुड़े केस में महिलाओं और आप लोगों की मदद की है और ये निःशुल्क बहुत सारी कार्यशालाएं चलाती हैं जिसमें लोगों को जागरूक करने का और उनके जानकारी बताने का काम करती हैं, जिसमें अभी तक 50,000 से ज्यादा लोगों को अवेयर कर चुकी हैं अपने से जोड़ करके और उनको सतत मदद करते रहती है। शायद ये ज्यादा भी संख्या हो सकता है जिसपे स्पष्ट सर वो 5 करेंगे। लाख है। अच्छा, 5 लाख है जी। जी। मुझे ओके, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक अवेयर कर चुकी हैं और रेगुलर कर रही है। लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं अक्सर आपके पोस्ट को देखता रहता था कि बहुत सारा कक्षाएं अभी चल रही हैं और ऑनलाइन लोगों को मदद करने का प्रयास जारी है। ऐसे साथी हमारे बीच में है, ऐसा एक्सपर्ट हमारे बीच में है और इनका पूरा पूरा ज्ञान का जो लाभ है वो हम लोग आज लेना चाहेंगे इस बिल्कुल। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मोनाली जी को सीधे सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में फ्रॉड चल रहा है, वो चाहे फेसबुक हो या फिर अन्य व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर अन्य भी कई तरीके से फ्रॉड का कोशिश हो रहा है बैंक अकाउंट या एटीएम के थ्रू। तो उन सारे फ्रॉड को किस तरीके से बचने के लिए प्रयास किया जा सकता है, या हम फिर ये बोले कि सतर्कता हम पहले से कैसे रखें ताकि हमारे साथ ये घटनाएं ही ना हो। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे मोनाली। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूँगी कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और पूरी कोशिश ये करूँगी कि मैं जो जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, उसके अलावा मैं आपके सवाल भी कुछ ले पाऊँ। क्योंकि जनरली होता ये है कि जब लोग सेशन पे आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको नई-नई जानने के लिए मिलती है, तो क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कई सवाल उनके मन में आते हैं। तो हम दोनों तरीके से सेशन को आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है और आप कैसे पहचानें कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है। तो एकदम साधारण भाषा में अगर इसको समझा जाए तो एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो, इंटरनेट नेटवर्क या किसी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया हो और उसका इस्तेमाल करके कोई भी अपराध कायम किया गया हो, कोई भी अपराध किया गया हो, तो उसे हम साइबर अपराध कहेंगे। आप पहचाने कैसे कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है?
तो बहुत सरल है। अगर आपको लगता है कि जो भी काम किया गया है, जो भी कृत्य किया है किसी ने भी, उससे आपको कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है, कहीं न कहीं आपको तकलीफ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपकी मर्ज़ी के बिना, आपसे पूछे बिना कोई आपकी कहीं कोई तस्वीर अपलोड कर दे, या आपके बारे में कोई कुछ ऐसी जानकारी या ऐसी कोई भ्रामक जानकारी या कुछ भी ऐसा कहीं पर भी पोस्ट कर दे जो कि आपसे जुड़ा तो है लेकिन गलत है या अफ़वाह है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये साइबर अपराध में आएँगी। इसके अलावा कुछ ऐसा जहाँ पर आपका गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, जैसे कि आपकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई हो और उसको वहाँ पर अपलोड किया गया हो, जिसे कि हम मॉर्फिंग कहते हैं। मॉर्फिंग यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि चेहरा किसी और का सपोज़ और बॉडी किसी और की। कई बार इसमें न्यूडिटी ऐड कर दी जाती है, अश्लीलता ऐड कर दी जाती है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जिससे कहीं न कहीं आपकी छवि को या आपको तकलीफ पहुँच रही है, और ऐसे कृत्य को अगर इम्प्लीमेंट करने में इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया हो, डिजिटल डिवाइसेज़ का इस्तेमाल किया गया हो, तो इसे हम साइबर अपराध कहेंगे। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में किस-किस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, और आपको ये पहचानना कैसे है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग विद यू और ये साइबर अपराध है। देखिए, अभी बहुत समय से हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जब हम लोगों को अवेयर कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग खुद के साथ अपराध होने से रोक लेते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ बताऊँगी कि आज के समय में किस-किस तरह के साइबर अपराध चल रहे हैं। हम इनको कैटेगरी वाइज़ समझेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया पर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, बैंकिंग को लेकर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी को लेकर किस-किस तरह के अपराध हो रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब एक मेजर कैटेगरी क्या हो साइबर अपराध की, एक लेमैन, एक आम आदमी कैसे समझे साइबर अपराध को और किस-किस तरह की उनकी कैटेगरीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया साइबर क्राइम क्या होते हैं। तो इसमें कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जिसका दुरुपयोग करके आपकी छवि को खराब किया गया हो, या फिर आपके किसी डेटा का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि आपकी कोई जानकारी आपके नाम से कोई फेक अकाउंट बना दिया गया हो, या फिर आप ही का अकाउंट हैक कर लिया गया हो और फिर ठगी की जा रही हो, आपको डराया धमकाया जा रहा हो, इस तरह की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया फ्रॉड में आएँगी। इसके अलावा हम बात करें मनी फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह से एक कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टेब्लिश किया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। कई बार आपको डरा धमकाकर पैसे माँगे जाते हैं, कई बार बेवकूफ़ बना के पैसे माँगे जाते हैं, कई बार सामने वाला व्यक्ति ये कहता है कि वो कोई केवाईसी एजेंट है या वो बैंक का मैनेजर है, या फिर वो कोई भी एक ऐसा पर्सन आपको बनकर झूठ बोलता है कि वो आपसे कोई जानकारी चाहता है, और यदि आप गलती से भी उसके द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या अपनी उसके आप कोई ओटीपी वगैरह कुछ शेयर कर देते हैं, तो फिर आपके साथ ये फ्रॉड वो अपना कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास सोशल मीडिया और फाइनेंशियल फ्रॉड। अब हम बात करेंगे पोर्नोग्राफिक या फिर इस तरह की अपराध को आप कैसे समझेंगे? इसमें भी 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार ये देखा गया है कि ये जो साइबर अपराधी हैं, ये सोशल मीडिया में आपके साथ आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली ये लोग अपने रियल अकाउंट से तो ऐड नहीं होते, ये लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और उस फेक अकाउंट पर भी किसी और व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करते हैं, उसकी तस्वीर लगाते हैं, नाम कुछ और बताते हैं, प्रोफ़ेशन कुछ और बताते हैं और आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे से वो आपका पूरा अकाउंट ऑब्ज़र्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक-एक साइबर क्राइम से रिलेटेड बताऊँगी। एक-एक साइबर अपराधी आपके पूरे अकाउंट को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, आपका नेटिव एरिया कौन-सा है, आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है। एक-एक चीज़ ये लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद ही ये लोग आगे का साइबर क्राइम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हालाँकि हम सिक्योरिटी में आगे फिर भी बात करेंगे, लेकिन अब चूँकि पॉइंट निकला है तो मैं बता दूँ कि आज आप लोग जाकर सबसे पहले एक काम ज़रूर ये कीजिएगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट में जिन लोगों को आप पर्सनली नहीं जानते या जिन लोगों से आपकी कभी बातचीत नहीं हुई है, उन लोगों को कृपया जाके अनफ्रेंड कर दें। या ऐसे अकाउंट जो बहुत समय से आपके खाते में जुड़े तो हुए हैं लेकिन उस पर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, ना ही वो आपके पोस्ट पर कोई लाइक, कमेंट, शेयर या उनका कोई व्यू शेयर करते हैं, ना ही उनके अकाउंट पर किसी तरह के पोस्ट आप पाते हैं। तो इस तरह के अगर डेड अकाउंट्स भी आपको दिख रहे हैं तो आप उनको तुरंत अनफ्रेंड कर दीजिए। तो ये आपको काम करना है। सोशल मीडिया पर ही हम बात कर रहे हैं कि किस-किस तरह के अपराध होते हैं, तो सबसे पहले हम इसी पर चलते हैं। साइबर पोर्नोग्राफिक पर मैं पहले कंप्लीट कर दूँ।
इसमें 2 तरह से फ्रॉड होते हैं। या तो वो खुद आपसे पोर्नोग्राफिक डेटा मँगवाते हैं, डरा-धमका कर कि वो कहेंगे कि कोई आप न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या आप अपनी तस्वीरें कुछ ऐसी साझा कर दीजिए। या फिर वो खुद वीडियो और आपकी फ़ोटोज़ डाउनलोड करके उसमें मॉर्फ़िंग करेंगे, यानी कि उसमें छेड़-छाड़ करेंगे और फिर वो अश्लील वीडियो या उस फ़ोटो को के माध्यम से आपको डरा-धमका कर पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे। कई बार इसके लिए या तो ये इसे नॉर्मल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं, या कई बार जो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं उन पर भी अपलोड कर देते हैं, ताकि एक इनकम उनकी आपके थ्रू हो जाए कि वो आपको डरा धमका के उससे पैसे कमा ले, और दूसरी जो उनकी मेन इनकम होगी वो होगी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट से, ताकि उनको वहां से एक मोटी रकम उनको मिल पाए। तो ये चीजें हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट कंप्लीटली सुरक्षित करके रखें, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से ये साइबर अपराधी आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की फोटोज वायरल होती हैं और उन्हीं फोटोज के बेसिस पर ये लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और क्राइम कमिट करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी फोटो का दुरुपयोग कौन सा साइबर अपराधी अपनी व्हाट्सएप डीपी में कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फोटो के साथ में किस किस तरह के साइबर अपराध आपके नाम पर किए जा रहे हैं। तो इसमें सुरक्षित रहने की, संभल कर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया क्राइम की। तो अभी 2 तरह के साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर दूं। सबसे पहला है फेक अकाउंट बनाकर या पुराने एग्जिस्टिंग अकाउंट को हैक करके लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसमें ज़्यादातर अब ये साइबर अपराधी आम लोगों के अकाउंट्स तो हैक कर ही रहे हैं, या फिर इसके अलावा ये उनके फेक अकाउंट्स तो बना ही रहे हैं। इसके अलावा जितने भी यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या फिर यूँ कहें कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इनको ऐसा लगता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी अनजान व्यक्ति से भी अगर मदद मांगेगा, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको मदद ना करे, और इसी बात का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी की या फिर किसी मंत्री या विधायक की या फिर किसी ऐसे पब्लिक पर्सनालिटी की या सेलिब्रिटी का अकाउंट, फेक अकाउंट बनाया जाए और उससे फिर मनी की डिमांड की जाए, ताकि लोग मना ना करें। और काफ़ी छोटा मनी अमाउंट ये आपसे मांगेंगे, हो सकता है 2,000, 3,000, 4,000, और उसको ये कहेंगे कि आप पेटीएम कर दें या फ़ोन पे कर दें या गूगल पे कर दें। और बाकायदा ये जब बातचीत करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से पोलाइटली आपसे हालचाल लेकर ये बातचीत करना शुरू करते हैं, जैसा कि एक आम व्यक्ति, कोई सभ्य व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से करता है। तो बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है और इस तरह के अपराध से आपको कैसे बचना है। सबसे पहली चीज़, ये लोग जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते। तो इससे आपको यहाँ पर क्या शिक्षा मिल रही है कि जब भी आप किसी नए अकाउंट को या किसी नए फ्रेंड को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जोड़ते हैं, तो पहले आप उसकी प्रोफाइल को विजिट करके देखें कि ये अकाउंट बना कब है, उसमें लाइक्स और कमेंट्स कितने हैं, उसमें तस्वीरें कितनी हैं, और उसके साथ में और कितने लोग जुड़े हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ये हमारे सर्वे में भी हमने पाया है कि यूजुअली लोग केवल म्यूचुअल फ्रेंड देखते हैं कि कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। 10, 5, 15, 20 अगर दिखाई दे रहे हैं तो लोग उनको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं कि चलो बाकी लोग तो इस व्यक्ति को जानते हैं कम से कम, और उसमें से सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद कोई दूसरा इन्हें जानता है, और इस तरह से ये फेक अकाउंट आपकी आईडी में जुड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आप अगर अपने खाते में ऐड कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि वो खाता कब बना है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उस नाम को आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में एक बार सर्च ज़रूर करें कि क्या ये व्यक्ति पहले से आपके खाते में जुड़े हुए हैं। ये भी कई बार देखा गया है कि जो अधिकारी या जो भी व्यक्ति जिसकी रिक्वेस्ट आई है आपके पास, जिसके नाम से फेक अकाउंट की रिक्वेस्ट आई है, वो व्यक्ति ऑलरेडी आपके खाते में एडेड है। तो अगर आप ऐसा कोई अकाउंट पाते हैं जिस नाम से पहले ही खाता बना हुआ है और वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको कृपया इन्फॉर्म करें कि क्या उन्होंने इस तरह का कोई सेकंड अकाउंट बनाया है या आपके पास इस तरह के नाम की कोई रिक्वेस्ट आई है। तो अगर ऐसे डबल अकाउंट आपको शो होते हैं तो कृपया प्लीज आप उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। तीसरी चीज जो सबसे बहुत जरूरी है कि अगर कोई आपसे बातचीत करके तुरंत पैसे के टॉपिक पर आ रहा है, तब भी बिल्कुल आप उनको एंटरटेन ना करें। बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं मानती हूँ कि बहुत ही बुरा समय चल रहा है ये महामारी का, लेकिन एक कॉमन सी चीज है कि यदि किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो पहले अपने परिवार के पास जाएगा, परिवार के बाद हो सकता है रिश्तेदार के पास जाए, रिश्तेदार के बाद फिर वो अपने फ्रेंड से मदद लेने की कोशिश करेगा। और हर किसी की लाइफ में एटलीस्ट ऐसे 2-4 फ्रेंड्स तो होते ही हैं जो मुसीबत के समय में उसकी मदद कर दे। सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी अनजान व्यक्ति से पैसे मांगेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा कुछ होता भी है कि उसको पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई, तो वो डायरेक्टली या तो आपका नंबर लेगा, आपसे कॉल करके मांगने की कोशिश करेगा, या
हो सकेगा तो वो आपसे मिलकर मांगने की कोशिश करेगा, ऐसे मैसेज में मांगने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये महामारी का टाइम है और सामने वाला व्यक्ति आपसे मिल नहीं सकता, तो हो सकता है कि वो एक बार एटलीस्ट आपसे कॉल पर तो बातचीत करे। लेकिन लगातार अगर कोई आपको पैनिक कर रहा है कि जल्दी पैसे भेज दो, तुरंत पैसे भेज दो, तो समझ जाइए ये साइबर अपराधी हैं, आपको इनको कभी भी पैसे शेयर नहीं करने हैं। एक और समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि आप जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आती है केवल तस्वीरें देखकर ऐड ना करें। कई बार ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के प्रोफेशनल लोगों की तस्वीरें लगाते हैं या बहुत ही सभ्य सा अकाउंट अपना दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग देखें और एक फॉर्मल अकाउंट समझकर इसको ऐड कर लिए। तो आप चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। जब भी आप अपने खाते में किसी को ऐड करते हैं, जब तक आपकी जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए तब तक आप ऐड ना करें। और दूसरी चीज जो मैंने पहले भी कहा था कि आज आप जरूर देखें, भले ही आपकी आईडी में 5000 लोग एडेड हो, 2000 लोग एडेड हो, आप डेली कम से कम एक हफ्ते ये रूटीन फॉलो कीजिए कि जिनको आप नहीं जानते आप उनको अनफ्रेंड कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखिए। प्रोफाइल लॉक कैसे करना है मैं आपको ये पूरी सेटिंग्स और सारी चीजें भी बता देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें या फिर जब आप ये लाइव रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में तब आप ये सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी बस ध्यान से सुनते जाइए। आपको अपनी प्रोफाइल लॉक करने के लिए सबसे पहले जाना है अपने फेसबुक अकाउंट पर, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अगर आप मोबाइल पर यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको साइड में राइट साइड में 3 ऐसी लाइंस दिखती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 बार्स, उन पर आप क्लिक करें। वहां से आप नीचे जाएं सेटिंग्स पर। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आपको वहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसको जाकर ऑन कर देना है। इससे होगा ये कि वो व्यक्ति जो आपके खाते में जुड़ा हुआ नहीं है वो आपका कोई भी पोस्ट नहीं देख पाएगा, ना ही आपकी किसी तस्वीर का वो स्क्रीनशॉट ले पाएगा। तो इससे आपकी सुरक्षा बहुत हद तक बढ़ जाती है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, आई थिंक 1-1.5 साल पहले तक केवल पोस्ट को लिमिट किया जाता था, लेकिन जो आपकी प्रोफाइल का कवर होता था वो फिर भी विजिबल रहता। तो कई सारे हमने इसके ऊपर रिसर्च पेपर दिए, लकीली इस पर भी फेसबुक ने काम किया, तो बहुत अच्छी एक ये सर्विस है उनकी साइड से। तो आप अपनी ये प्रोफाइल जरूर लॉक करके रखें। अब लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हमारा अकाउंट ही पब्लिक है या हम ऐसी पर्सनालिटी हैं जो पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक हमको देखे या हमारी बातों को सुने, तब हम क्या करें? तो इसके लिए आप बजाय अपने अकाउंट में सभी लोगों को जोड़ने के, आप अपना एक पेज बनाइए और पेज पर केवल प्रोफेशनल कंटेंट ही डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित होगा, प्लस पब्लिक तक आप जो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं वो आप पेज के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। दूसरी चीज ये होती है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने खाते में गलती से ऐड कर लेते हैं जो आपको शंका है कि कोई क्रिमिनल हो सकता है, तो आप उसको तुरंत जाकर ब्लॉक करें। ब्लॉक आपको कैसे करना है कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति के नाम पर क्लिक कीजिए ताकि उनका वो अकाउंट ओपन हो जाए। अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप उनके अकाउंट में ही देखिएगा डीपी के नीचे 3 डॉट्स गिवन रहते हैं। उन 3 बिंदुओं पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो वहां से आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहां से आप उसको रिपोर्ट और ब्लॉक कर दें। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, कई बार ये भी देखा गया है कि लोग पैसे भेज देते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि अरे ये तो मैंने शायद क्रिमिनल को भेज दिया, मुझे नहीं भेजना चाहिए था। ऐसे समय में आप क्या करें कि आप सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करें, तुरंत ब्लॉक ना करें, आप एविडेंस कलेक्ट करें, सारा स्क्रीनशॉट लें और उसके अकाउंट के लिंक को कॉपी करें। वहीं उनकी डीपी के नीचे जहां पर 3 डॉट गिवन है उस पर आप क्लिक करें, वहां पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक को कॉपी करके कहीं संभाल कर रख लें, कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट कर लें और फिर आप उस व्यक्ति को ब्लॉक करें और आपका जो भी नजदीकी थाना होगा वहां पर आप जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। इसके साथ ही अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करें। बैंक मैनेजर को आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें कि ये किसी फ्रॉडुलेंट पर्सन ने ठगी की है आपके साथ में, ये ट्रांजैक्शन आपने इंटेंशनली नहीं किया है, उस पैसे को रिवर्ट करने का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से पुलिस और बैंक के कोऑर्डिनेशन से मैक्सिमम संभावनाएं यही होती है कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करवा दी है तो फिर आपके पैसे वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज कहूंगी, वही कि आप केवल अपने अकाउंट में ये चेक ना करें कि कितने लोगों को आप जानते हैं। आप ये चीज अपनी फैमिली में हर किसी को बोलिए, क्योंकि जितने अवेयर आप हैं जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को भी अवेयर करें। तो एटलीस्ट ये पॉइंट आप अपनी फैमिली में सबको बताएं, अपने फ्रेंड्स में सबको बताएं कि वो लोग जिनको वो नहीं जानते पर्सनली उनको वो अनफ्रेंड करना स्टार्ट कर दें। अगर हम में से सभी लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये साइबर अपराधी फिर किसी को अपने जाल में फंसा पाएंगे। तो ये हुई आपकी पहली कैटेगरी। दूसरी जो अभी कैटेगरी चल रही है वो है वीडियो कॉल फ्रॉड।
और ये मुझे मतलब बोलते हुए बहुत खराब लग रहा है कि इस हद तक ये साइबर अपराधी गिर गए हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और ये लोग क्या करते हैं, पहले आपको ऐड करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर लेंगे और जैसे ही आप एक बार इनको अपना नंबर शेयर कर देते हैं, ये कहते हैं कि इनको आपसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। यूजुअली जो होता है, लड़कियां जो फेक अकाउंट होते हैं, वो फेक अकाउंट में अगर लड़की का अकाउंट है तो वो किसी मेल से बात थोड़ा तकनीकी कारणों से अभी जुड़ रही है और बहुत ही उम्दा और अच्छी जानकारी है जो हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया को चलाते रहते हैं और ये सब चीज़ें अभी हो रही है। मतलब आए दिन आप अपने अकाउंट में भी देखेंगे कि बहुत सारा सोशल मीडिया के अकाउंट फर्जी आ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं हमारा मित्र है और उसका अकाउंट आ गया, बाद में पता चलता है जब सूचना देना शुरू करते हैं कुछ लोग कि आपका फर्जी अकाउंट ऐड कर रहे हैं, तब फिर हम सामने वाला व्यक्ति सूचना देता है तब हमें पता चलता है कि हम जो है किसी फर्जी आदमी को ऐड किए हुए हैं और फिर हम उसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो जिस तरीके का जानकारी मोनाली जी इस पे काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिल करके काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा जानकारी इनके पास है जो हम तक कार है ऐड हो रही है। फिर हम उनको सुनते हैं। हाँ मोनाली जी। हाँ मोनाली जी। क्या आप सब सुन पा रहे हैं? बस- हाँ मैं थोड़ा शाम को सारे लोग फ्री हो जाते हैं तो बहुत सारा नेट चलने लगता है, तो ऐसे में दिक्कत होना स्वाभाविक हो जाता है। नेटवर्क के ऊपर बहुत सारा लोड है, लेकिन हम जुड़ रहे हैं, हम कंटिन्यू अभी बातचीत करेंगे। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ भाई। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक पावर कट हुआ है शायद मौसम की खराबी के कारण, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके। जी, कोई बात कंटिन्यू करते हैं। हम थे नहीं। सोशल मीडिया फ्रॉड में, जहाँ पर अभी साइबर अपराधी वीडियो कॉल करके आपको अपना शिकार बना रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली इसमें अगर महिलाओं का फेक अकाउंट है तो वो पुरुषों को अपना शिकार बनाती हैं, और यदि वो पुरुषों का फेक अकाउंट है तो वो महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। तो आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि यदि कोई आपको वीडियो कॉल के लिए आमंत्रित करता है, या अगर वो आपको कहता है कि आप वीडियो कॉल पर आ जाइए, तो आपको बहुत सोच समझ कर वीडियो कॉल अटेंड करना है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अनजान व्यक्तियों के द्वारा
अगर कहा जाता है कि वो आपसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो कृपया भूल कर भी उनको आप अपना असेंट ना दें, आप उनको एग्री ना करें कि आप उनसे बात कर लेंगे। और यदि आपको ये देखना भी है कि वो व्यक्ति वाक़ई में कोई जेन्युइन पर्सन है या ये लोग वाक़ई में साइबर अपराधी हैं, क्योंकि आप सभी पर शक नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में यदि आप उनका वीडियो कॉल अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अपना कैमरा हाइड कर लें। कुछ इस तरह से यदि आप अपना कैमरा हाइड करते हैं, तो आपका चेहरा रिकॉर्ड नहीं होगा और आप ये कन्फर्म कर पाएँगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोई जेन्युइन पर्सन है या वो कोई साइबर अपराधी है। आप उनके इंटेंशंस चेक कर पाएँगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यदि वो लोग कोई भी ऑब्सीन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ यूजुअली ये लोग क्या करते हैं कि जब भी इस तरह के किसी अपराध में उनको आपको फँसाना होता है, तो ये लोग उस साइड से अपने कपड़े निकालना शुरू कर देते हैं और ये वेट करते हैं कि कुछ समय तक आप उनको देखें, ताकि वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपका वो पोर्नोग्राफिक वीडियो बना पाएँ। जैसे ही उनको एक सफिशिएंट कंटेंट मिल जाता है, ये लोग तुरंत आपका जो भी वीडियो कॉल होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और तुरंत आपसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। इनके मनी डिमांड करने के अलग-अलग पैटर्न हैं। यदि आप इनको फेसबुक पर ब्लॉक कर देते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि आपका ये जो वीडियो है, वो हम आपके पेरेंट्स को भेज रहे हैं या आपकी वाइफ को भेज रहे हैं या आपके दोस्तों को भेज रहे हैं और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यदि आप नहीं भेजेंगे, तो हम इसे यूट्यूब पर या किसी अन्य पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर अपलोड करके आपको बदनाम करेंगे। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए खास तौर पर यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये वीडियो कॉल अटेंड नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपना कैमरा हाइड करके अटेंड करें। अगली चीज़ ये है कि यदि आप किसी ऐसे साइबर अपराध में फँस जाते हैं, जो कि डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है अनफॉर्च्यूनेटली, तो आप घबराएँ ना। सबसे पहली चीज़, आप इनकी बातों में ना आएँ। आप एविडेंस कलेक्ट करें, आप स्क्रीनशॉट लें, आप जो भी आपके पास मैक्सिमम एविडेंस हो पाते हैं, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लें, जो भी इनके व्हाट्सएप नंबर, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सकती है, आप कलेक्ट करें। अपने नज़दीकी थाने में आप कंप्लेंट करें। अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप कंप्लेंट कर देते हैं, तब आपको इनको पैसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले भी आप ध्यान रखें कि आपको पैसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। ये लोग जनरली आपको डराने की कोशिश करते हैं कि हम आपका वीडियो भेज रहे हैं या वायरल कर रहे हैं या फैला रहे हैं। डरिए मत, ये सिर्फ़ आपसे पैसे वसूलने की साजिश है, तो भूल कर भी आप इनको पैसे ना दें, घबराएँ ना। इनके अकाउंट को आप ब्लॉक करें खुद भी, और आपके अकाउंट पे जितने लोग हैं, आप उनसे भी इनको ब्लॉक करवाएँ। आप फेसबुक को रिपोर्ट करें कि ये फेक अकाउंट है और जिस भी तरह की उसमें कैटेगरीज़ दी हुई होती हैं, उसमें आप इसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। इसके अलावा आपको एक और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यूजुअली ये लोग रात के समय में वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर आपको रात के समय में इस तरह के कोई वीडियो कॉल के लिए अपील करता है, तो उसको तुरंत डिनाई करें। ये तो हो गया हमारे अभी जो 2 नए-नए तरह के साइबर क्राइम ये लोग आज के समय में लेकर आ रहे हैं। तीसरा मैं आपको एक और बता दूँ, जो इनका रेगुलर रहता है साइबर अपराधियों का। जो अकाउंट्स ब्लॉक नहीं होते हैं, ये लोग खाली समय में बैठकर उन सारे अकाउंट्स की तस्वीरें डाउनलोड करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपके साथ अब तक अपराध हुआ हो या ना हुआ हो, आपको अपना अकाउंट लॉक करके रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड पर। तो फाइनेंशियल ये जो कैटेगरी थी, ये पोर्नोग्राफिक साइबर अपराध एंड सोशल मीडिया की एक मिक्स कैटेगरी थी। अभी हम आ जाते हैं फाइनेंशियल अपराध पर। फाइनेंशियल अपराध भी अलग-अलग तरीके से होता है। कई बार आपके पास फ्री रिचार्ज की लिंक आएगी, कई बार आपके पास कैशबैक के लिए लिंक आ जाएगी कि किसी पेमेंट एप्लीकेशन में आपको 1000 या 2000 का कैशबैक मिलेगा। या कई बार बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट के नाम का क्लोन तैयार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट सस्ते दामों में आपको मिल रहे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करें और आपको ये घर पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह की सस्ती और फ्री चीज़ों से बचें। यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा साइबर अपराधी उठाते हैं और आपको लालच में फँसाकर आपके साथ अपराध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शिक्षा ये है कि अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि वो कहते हैं कि वो बैंक के मैनेजर बात कर रहे हैं और आपका केवाईसी करना है, या कोई कस्टमर केयर एजेंट बात कर रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई किसी चीज़ की शॉपिंग की हो ऑनलाइन और आपको किसी तरह की आपने शिकायत की हो और आपको सामने से अगर कॉल आता है कि वो XYZ ऑनलाइन शॉपिंग साइट से बात कर रहे हैं और अगर वो बीच में आपसे OTP की डिमांड करें, तो इस तरह की तमाम चीज़ों से आप बच कर रहें। किसी भी चीज़ की शिकायत के लिए गूगल पर आप नंबर सर्च करने से बचें। ज़्यादातर फेक वेबसाइट्स पर इस तरह के साइबर अपराधियों ने ऑलरेडी अपने नंबर डाल कर रखे हैं, ताकि जब आप कॉल करें तो वो कॉल साइबर अपराधियों को लगे और वो एजेंट
बनकर या कस्टमर केयर ऑफिसर बनकर आपके साथ साइबर अपराध करें। बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी भी है तो भी आप ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड या फिर आप आपके पास जो भी iOS एप्लीकेशन है उससे आप करें। दूसरी चीज़ ये है कि पेमेंट एप्लीकेशन में आप कभी भी अपना पेमेंट का या कार्ड का डेटा सेव ना करें। तीसरी और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ओटीपी किसी भी कीमत पर आप शेयर ना करें। अक्सर लोग ये बात कई बार मान भी जाते हैं कि ठीक है ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कारण जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। तो देखिए 2 ही इसके कारण हैं। यदि आप ओटीपी शेयर करते हैं, तो या तो आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक होगा या फिर आपका कोई नया सोशल मीडिया अकाउंट बनेगा। हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बने या किसी और चीज़ के लिए आपके नाम पर फेक अकाउंट बनेगा आपके नंबर्स के साथ, या फिर आपके बैंक के साथ कोई ट्रांज़ैक्शन किया जा रहा है। तो इन तीनों ही चीज़ों में ये अधिकार केवल आपका होना चाहिए, तो भूल कर भी आप अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी साइबर अपराध होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड, वो यूजुअली फ्राइडे से लेके संडे नाइट तक होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इस समय पर बैंक बंद होते हैं और रात के समय में लोग थाने भी जाने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और चूंकि अब अभी ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि लोग बाहर जाके कंप्लेंट कर पाएंगे इतनी फिजिबिलिटी के साथ। तो ये साइबर अपराधी रात के समय भी ये अपराध करते हैं। अगर कभी अचानक आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है कि आपके खाते से लगातार पैसे कट रहे हैं, ऐसे समय में आप अपने बाकी के पैसों को कैसे बचाएं वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। मानकर चलिए कि सपोज आपका कोई बैंक अकाउंट था किसी XYZ बैंक में और आपके पास एसएमएस आ रहा है कि अभी 2000 कट गए, अभी 3000 कट गए। ऐसी हड़बड़ी में आप क्या करें? अगर आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं भी है तो भी आप अपने बाकी के पैसों को कैसे बचाएं उसका प्रोसीजर आप चाहें तो प्लीज नोट कर लें। सबसे पहले आपको अपने उसी बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाना है, और उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज प्रोसेस करना है। आप इसके लिए चाहें तो आप अपने नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज के एप्लीकेशन से भी ये काम कर सकते हैं। जब आप मोबाइल रिचार्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब आपको एक ओटीपी आता है अमाउंट एंटर करने के बाद। तो वो जो ओटीपी आएगा आपको उसकी जगह पर 3 बार गलत ओटीपी डालना है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको 3 बार गलत ओटीपी डालना है। जब आप गलत ओटीपी डाल देते हैं तो आपका खाता ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। यानी कि अब ना तो आप उससे 24 घंटे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना ही कोई और व्यक्ति कहीं और से कर पाएगा। तो आपकी ऑनलाइन सुरक्षा यहाँ से पुख्ता हो जाती है। अब बचे हुए पैसे का ट्रांजैक्शन अगले 24 घंटे तक नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें कि आपको उसी बैंक खाते से ये पैसे निकालने हैं या उसका इस्तेमाल करना है तो आपका डेबिट कार्ड प्रॉपर्ली वर्क करेगा, आप जाकर एटीएम से ये पैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, यदि इस तरह का कोई अपराध आपके खाते के साथ हो चुका है तो अब आप उस खाते में अपनी एक बेसिक सुरक्षा के लिए पैसे ना छोड़ें, और यदि उस खाते में और पैसे हैं तो आप उसकी एफडी कर दें। जब आप एफडी कर देते हैं तो इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है बैंक के पास होती है। यदि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी आप बैंक को रिपोर्ट कर पाए उतनी जल्दी आप करें। मेरे हिसाब से तो 24 घंटे भी वेट करना काफ़ी देर हो सकती है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप कोशिश करें कि आप बैंक को भी रिपोर्ट करें, बैंक के मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे दें, और साथ ही आपका जो भी नज़दीकी थाना एरिया लगता है वहाँ पर आप जाकर इसके लिए एफआईआर फाइल करें। साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आपके साथ कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो आपके पास 2 से 3 जगह अलर्ट आता है। सबसे पहला आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि आपके खाते से पैसे कटे हैं। दूसरी चीज आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, तो वहां पर भी आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। और तीसरी चीज आपका जो बैंक का एप्लीकेशन होता है खुद उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहां पर भी ये अलर्ट आता है। तो तीनों जगहों पर, तीनों में से 2 जगह पर आपको ये ऑप्शन होता है। एसएमएस में भी होता है कई बार कि अगर आपने ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं किया था तो आप इस तरह के टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, या फिर आपके ईमेल पर ही आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपके खाते से अभी ये ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ये आपने किया है। अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत आप इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए बैंक को रिक्वेस्ट करें। तो वहीं से ईमेल में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। बेटर सिक्योरिटी के लिए आप केवल बैंक के एप्लीकेशन में जाकर वहां से राइज कंसर्न पर क्लिक करें, या फिर वहां पर जो ऑफिशियल ईमेल दिए होते हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं ऐप के अंदर, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके तुरंत सूचित करें कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने ये किया है, आप इसको रिवर्ट करना चाहते हैं। साथ ही अगर ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो आप अपने एटीएम कार्ड की पिन को तुरंत चेंज करें, प्लस नए एटीएम कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दें, ताकि पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे आपके साथ कोई और फ्रॉड ना हो पाए। तो ये थी कुछ सुरक्षा आपकी ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर। ऑफलाइन भी कई बार देखा गया है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। ऑफलाइन फ्रॉड
कैसे होता है, एटीएम से लेकर, जैसे मानकर चलिए कि कई बार एटीएम में स्कीमर्स लगे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि कौन से एटीएम में इस तरह की कोई डिवाइस लगाई गई है जिससे आपका खाता आपके कार्ड को क्लोन किया जा रहा हो। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जो आपका कार्ड का स्लॉट होता है जहां पर आप अपने कार्ड को एंटर करते हैं, वहां पर आप अपना कार्ड डालने के पहले एक बार उसको हल्का सा बाहर खींच कर देखिए। यदि वहां से कोई प्लास्टिक जैसी डिवाइस बाहर आ रही है, मतलब समझ जाइए इस एटीएम में आपको अपना कार्ड एंटर नहीं करना है। तुरंत गार्ड को सूचित कीजिए, साथ ही उस संबंधित बैंक को भी सूचित कीजिए और पुलिस को भी सूचित कीजिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी पिन एंटर करते हैं ना, तो उसको जरूर आप ऐसे हाथ से कवर कर लें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ हिडन कैमरास ये साइबर अपराधी आपके जस्ट हेड के ऊपर इम्प्लीमेंट करके चले जाते हैं। तो आप जो पिन टाइप कर रहे होते हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है और क्लोनर आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन को क्लोन कर चुका होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको स्किमर की एग्जिस्टेंस को चेक करना है और ये देखना है कि कहीं आसपास कोई कैमरा तो नहीं है। और हिडन कैमरा डिटेक्टर, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप उसको अगर मोबाइल में ले जाकर स्कैन करेंगे अगर उस एरिया को, तो वो आपको बता देता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई डिवाइस लगाई गई है जो कि हिडन कैमरा के तौर पर काम कर रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। आई थिंक मैंने मेजर चीजें तो कवर कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से 2-3 पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ, फिर हम आपके सवाल ले लेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप जब भी अपना पासवर्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि जिसमें आपके पास कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो, उसमें आपने न्यूमेरिक डिजिट्स मिक्स किए हो और इसके अलावा आपने उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड किया हो। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैश डॉलर वगैरह जितने भी सिंबल आपको दिखाई देते हैं कीबोर्ड पर, वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। आप उनका इस्तेमाल करें और एक रैंडम आप कॉम्बिनेशन बनाएं। समय समय पर आप पासवर्ड को चेंज करते रहें। कभी भी सिमिलर पासवर्ड 2 या 2 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट या बैंक ट्रांजैक्शन के लिए ना रखें। साथ ही साथ वो नंबर और वो ईमेल आईडी जो आपने प्रोफेशनली कम्युनिकेशन के लिए लोगों को बांट दी है, उस नंबर को और उस ईमेल आईडी को आप कृपया बैंक में रजिस्टर ना करें। एक अलग ईमेल आईडी यूज करें, एक अलग फोन नंबर यूज करें और ये ईमेल आईडी और फोन नंबर आप किसी भी व्यक्ति को बाहर ना बताएं, जिससे कि आपके बैंक खाते के बारे में अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी न लगे। अब आई होप आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। इसके बाद सर हम सवाल ले लेते हैं लोगों के, अगर कोई सवाल हो या आपके कोई सवाल हो तो बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं क्योंकि सबके लिए नया है और सवाल तो अभी जी तक किसी का आया नहीं। लेकिन कुछ चीजें मैं जोड़ना चाह रहा था कि उसके बारे में भी अगर जानकारी दें, क्योंकि अभी सारा काम जो है वो पेपरलेस हो रहा है, तो ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के पीछे ही जा रहे हैं। वो चाहे पढ़ाई का मामला हो तो वो भी अभी सारा तो पढ़ाई ऑनलाइन है, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, लैपटॉप आ गया है, इंटरनेट आ गया है। और जो घर में वरिष्ठ नागरिक हैं, ये 2 ऐसे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या उसके सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस पर भी अगर थोड़ा प्रकाश डाले कि कितना बेहतर तरीके से बच्चे इसको उपयोग कर पाए, सुरक्षित तरीके से कर पाए, क्योंकि बच्चों को ज्यादा फंसाना शायद और आसान होगा इसे फ्रॉड लोगों के लिए। जी तो इन बिल्कुल दोनों चीजों पे थोड़ा बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 अलग-अलग सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। यदि आप मोबाइल फ़ोन पर ये सारी सुविधाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों की हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर वो जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कंडक्ट भी कर रहे हैं या अगर अटेंड कर रहे हैं और लैपटॉप पर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप अपने लैपटॉप में एक परचेज़्ड एंटीवायरस ज़रूर रखें। परचेज़्ड या जिसे हम कहते हैं लाइसेंस्ड एंटीवायरस। ये क्या करते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर पर कोई मैलिशियस ऐसी लिंक आती है या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो वो आपको अलर्ट करता है और साथ ही उसको हटा भी देता है। तो एक हैकिंग के खतरे से आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आप विंडोज 10 यूज करेंगे तो उसमें एक इनबिल्ट सिक्योरिटी फायरवॉल रहता ही है, तो उसमें आपको एक्सटर्नली जरूरत नहीं पड़ती। बट इसके अलावा अगर आपके पास कोई लोअर वर्जन है या अगर कोई और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, तो जरूर आप उसकी कंपेटेबिलिटी के हिसाब से एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस अपने कंप्यूटर पर जरूर रखें। सिमिलरली अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, तो जो वायरस आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता है वही वायरस आपके फोन पर भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं फोन पर ज्यादा क्रूशियल डेटा लोगों का रहता है, तो आप ध्यान रखें कि फोन पर भी आपको एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस जरूर रखना है। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं।
नॉर्मली अगर आप चाहें तो एक बार गूगल कर ले टॉप 10 एंटीवायरस फॉर मोबाइल फोन, तो वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जो आपको फिजिबल लगे, आप उसमें से कोई एक ब्रांड सेलेक्ट कर ले। इनके सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ते आते हैं, 199 से 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो जिस भी बजट तक, जिस भी लेवल की सिक्योरिटी आपको चाहिए, आई मस्ट सजेस्ट कि मिनिमम एक एंटीवायरस आपके फोन पर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पास लिंक आती है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप एकदम से क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये किस चीज से रिलेटेड है तो इससे आपको खतरा हो सकता है। दूसरी यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि यदि आपके पास कोई लिंक आई है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये कहा जा रहा है या कोई ऐसा फॉर्म ओपन हो गया है जो आपको जीमेल लॉगिन करने के लिए कह रहा है या फेसबुक लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि ये फिशिंग के पेजेस हों और आपकी ईमेल आईडी के पासवर्ड को चुराने के लिए इस तरह की कोई लिंक भेजी गई हो, तो आप इसका खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बड़ी यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि जब भी लोग अपना डेटा शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स, तो वो ये ध्यान नहीं रखते कि उनके खाते में जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो रियल पर्सन है या नहीं है, क्योंकि आप हम जैसे लोग कई बार इस चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला अकाउंट एक फेक अकाउंट हो सकता है। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जितना भी पता है साइबर सुरक्षा के बारे में, प्लीज आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं। क्योंकि कई बार हमने इनफैक्ट ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि आप हमको सिखा दीजिए, सीनियर सिटीजन कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो कहते हैं कि कई बार बच्चे हमसे इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमको सीखने में ज्यादा समय लगता है और उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो हमें ये समय दे पाए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कई बार अलग से कोशिश की है, कई अलग अलग हम ऐसे प्रोग्राम्स अलग से लॉन्च करते हैं जो केवल सीनियर सिटीजन के लिए हो या केवल महिलाओं के लिए हो, तो उससे हम सपोर्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घर पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं एटलीस्ट उन सबको सपोर्ट करें, सुरक्षित रहने के लिए कहें। और एक परचेज्ड एंटीवायरस यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर एक और चीज मैं बता दूं कि यदि आपके पास कोई लिंक आती है, जैसे ज्वाइनिंग वगैरह के लिए भी है, तो आप एक इनकॉग्निटो ब्राउजर मोड का ही इस्तेमाल करें और वेब ब्राउजर पर ही किसी भी तरह की लॉगिन को आप करें। इनकॉग्निटो ब्राउजर ऑप्शन या प्राइवेट विंडो क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए आपने क्रोम ओपन किया, तो आप देखेंगे राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, वहां पर आप क्लिक कीजिए तो आपको न्यू विंडो या फिर न्यू प्राइवेट विंडो दिखाई दे जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो अब वहां से आप लॉगिन करें। इससे सुरक्षा ये मिल जाती है कि आपका पासवर्ड कोई भी अलग से स्टील नहीं कर पाएगा। ये ना ही आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करता है, ना ही कुकीज को सेव करता है, यानी कि एक जो बेसिक डेटा ब्रीच होने का खतरा होता है ब्राउजर्स के जरिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए, वो नहीं हो पाएगा। उससे आप सुरक्षित रहेंगे। एक सवाल आया है, मैं शेयर भी कर रहा हूँ जी आपको। चंद्रकांत जी का है। जी आजकल हर जगह ईमेल और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी मांगी जाती है, यह कितना सुरक्षित है? हमारी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, देखिए इसमें मैं एक ही यहाँ पर एक अच्छा सा सजेशन देना चाहूंगी कि आधार कार्ड आप अपना भूल कर भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो फिर आप वहाँ पर जरूर दे दें, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस अगर आपके लिए बनाई गई है तो वहाँ पर आप उसका जरूर लाभ लें। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टी आपसे कहती है कि आप अपना आधार कार्ड ही शेयर करें, तो आप उनको डिनाई कर सकते हैं, आपके पास ये राइट है। आप अपना कोई और नेशनल आईडी उनको दे दें अगर वो सर्विस जरूरी हो तो, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। कोशिश करें कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड शेयर करने से बचें। दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ ऐसा मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर करें, तो आप एक अलग ही ईमेल एड्रेस बनाकर रख लें जिससे आपको इस तरह की चीजों में सब्सक्राइब करना हो, ताकि आपका ओरिजिनल डेटा बचा हुआ रहे और आपका जो एक एक्स्ट्रा आपने ईमेल आईडी बनाई है उससे आप कम्युनिकेट करें और उसमें आप अपना कोई भी डेटा ड्राइव पर ना रखें, ना ही आप उसमें कोई जरूरी कन्वर्सेशन करें। तो इससे होगा ये कि आपको वो जो सर्विस चाहिए वो भी मिल जाएगी, प्लस आपका जो पर्सनल डेटा है वो जाने से बच जाएगा। आधार कार्ड शेयर करने से बचे। एक मेरा सवाल था कि जैसे अपन मोबाइल में फोटो जी है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको फोटो खींच करके मोबाइल में रख लेते हैं, और क्या ये गूगल के साथ शेयर होता है अगर हम कॉपरेट करते हैं? क्योंकि बहुत जगह पे ये दिखाई देता है कि गूगल में शो करने लगता है। तो ये हमारे लिए कितना सुरक्षित है? क्योंकि बहुत सारा पर्सनल डेटा भी वहाँ पे रख लेता है आदमी। इस पे क्या करना है? जी, देखिए कंप्लीटली ये, हाँ जी, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि अगर आपने वो सिंक्रोनाइजेशन ऑन किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा या तो ड्राइव पर चला जाता है या तो गूगल अपनी अदर सर्विसेज के साथ उसको इंटीग्रेट कर लेता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं किया तो
गूगल आपको हर बार पूछता है, हर बार आपको अलर्ट शो करता है कि क्या मैं आपका डेटा यहाँ पर सेव करके रख लूँ ताकि आपको एक बैकअप मिल जाए। तो वो लोग जो चाहते हैं कि उनका एक बैकअप बन जाए, उनके लिए ये सर्विसेज अच्छी हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं चाहते, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना सिंक ऑफ करके रखें, ऑटोमेटिक सिंक को आप ऑफ करके रखें। और बेहतर होगा अगर आप अपने लिए कोई एक पर्सनल सर्वर, अगर आपको डेटा अगर रखना भी है, कुछ इस तरह का डेटा है, तो आप अपना पर्सनल सर्वर परचेस कर लें, वहां पर आप अपना डेटा रखें। हालांकि जो भी इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब सुरक्षा का प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, बट चूंकि हैकिंग की एक्टिविटीज इतनी हो रही है तो कई बार बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से भी डेटा ब्रीच देखे गए हैं। अभी एयर इंडिया को लेकर भी लगातार अभी न्यूज चल रही है। तो इस तरह के सारी खबरें आपको लगभग देखने के लिए मिलती ही रहती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप फोन पर क्लिक करके ना रखें, और अगर आपको रखना भी है तो आप उसका कोई जिप फाइल बना लें और जिप फाइल बनाकर आप फिर अपलोड करें या फिर कहीं पर आप सेव करके रखें। बेहतर होगा कि आप अगर लैपटॉप का यूज करते हैं या कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आप एक ड्राइव में ये सारा डेटा रखें, उसको आप पहले तो जिप कर लें या फिर आप यूं कहें कि आप उसको कि एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उस ड्राइव को आप बिट लॉकर से लॉक कर लें। ये एक डिफॉल्ट सर्विस रहती है, आपको मिल जाएगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो आप उससे ये कर सकते हैं। विंडोज 10 में आई थिंक ये एक्सटर्नली करना पड़ता है कुछ कुछ वर्जन्स में, तो वो आप नॉर्मली गूगल पर देख कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आपके पास आपके डेटा की डिजिटल कॉपी भी होगी, प्लस वो सुरक्षित भी होगी। जी धन्यवाद। ये मोबाइल वाला तो क्या है, आजकल हर कोई मोबाइल से अपना व्हाट्सएप भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है या कुछ भी पर्सनल चीज भेजना है तो सारे लोग व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं। तो मैं एक दो बार चेक करके देखा कि ये सार्वजनिक हो जाता है गूगल में जाकर के। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है सबके लिए कि ये कैसे इसको सेव करके रख सकते हैं, या मोबाइल में फोटो खींच के या मोबाइल में गैलरी में कहीं पे रखते हैं तो वो किस तरीके से सेव करके रखा जा सकता है। तो ये इसमें सर आप एक एक और ऑप्शन ये है कि आप इसमें फ़ोल्डर भी लॉक कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोल्डर लॉक करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएँगे आईओएस स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर। तो ऐसे में आप अपनी गैलरी को लॉक करके रखिए। एक और अच्छी चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जनरली जो भी फ़ोटोज़ आप किसी को भेजते हैं व्हाट्सएप पर, या कोई अगर आपको फ़ोटो भेजता है, तो ये पूरा डेटा आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में एक व्हाट्सएप नाम के फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होता जाता है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपने किसी को ज़रूरी था इसलिए आपने फ़ोटो भेज दिया, लेकिन अब आप उसको अपने फ़ोन पर नहीं रखना चाहते, तो आप उसको जाकर गैलरी से भी डिलीट कर दें। प्लस आपका जो व्हाट्सएप नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर भी आप जाकर देखेंगे तो मीडिया में आपको सेंट फाइल में वो पूरी फ़ोटोज़ दिख जाएँगी, वो पूरे वीडियोज़ दिख जाएँगे जो आपने शेयर किए थे। तो वहाँ से आप जाकर याद से इनको हटा दें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि बहुत यूज़फुल जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी लगभग लोगों को, मैं जितने लोगों से अभी तक बात किया उसमें बहुत कम ही नए जनरेशन के जो लड़के हैं उनको ज़्यादा जानकारी है टेक्नोलॉजी के बारे में या उसके सेफ्टी के बारे में। लेकिन हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हमने कहा कि सीनियर सिटीजन है या फिर जो भी लोग हैं नए ऑपरेट करने वाले, उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, और जिसके चलते ही फ्रॉड वाले अपना फ्रॉडगिरी करके निकल लेते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी था, और ये बहुत सारा जानकारी आपसे मिला है और इसका उपयोग करेंगे। मेरे ख्याल से सबके लिए लाभप्रद होगा जितने लोग देख रहे हैं। और ये लाइव ही होगा अभी आगे, हमारे फेसबुक में तो रहेगा पेज पे, तो यूट्यूब में भी रहेगा ये। तो जितने लोग देख सकते हैं लगातार देखेंगे और शायद उनके लिए बहुत ही फायदे का होगा। और ऐसा कुछ सवाल होगा तो मैं आपका नंबर भी शेयर करूंगा ताकि लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सके और इसके बारे में जितना अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय तो तकनीकी का ही होने वाला है और अभी तो शुरुआत है। आगे जाके पता नहीं कितना टेक्नोलॉजी बदलेगा, तो शायद हमको समय के साथ हमको भी शिक्षित होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी है, और वो आप लोगों जैसे लोगों से ही बैठ करके हम लोग सीख सकते हैं। तो आपको समय देने के लिए, बहुमूल्य समय निकालने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के बीच में लाने के लिए, सबको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि आप और फिर दोबारा आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे हम लोग इस चीज को पहुंचा सकते हैं और लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए आपके साथ फील करके कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम। थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने एवरीवन निकाल करके इस कार्यक्रम को लाइव देखा है या आगे बढ़ाया। धन्यवाद।